वालेकुम। इस वीडियो में हमने देखने हैं स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी चैप्टर 4 के क्लिनिकल्स। इस चैप्टर के क्लिनिकल्स थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए मैंने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पार्ट में जो क्लिनिकल्स हैं, जनरल एनाटमिकल फीचर्स और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर टेबीज और सालिस तक बनते थे, फर्स्ट 1/3, बट मैंने टेबीज और सालिस को एक सेपरेट वीडियो में किया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई। बाकी रिमेनिंग जनरल बातें थी जो कि MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, इसलिए मैंने उनको एक में ही रहने दिया। सबसे पहले जनरल एनाटमिकल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हैं। इसमें कुछ तो जनरल बातें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, बट कुछ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वी ऑल नो के सेंटर में ग्रे मैटर है, एच शेप्ड, एंड बाहर वाइट मैटर है जिसके अंदर ट्रैक्ट्स होते हैं, और ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास नर्व सेल बॉडीज़, न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कैनाल में प्रेजेंट होती है, विच इज़ वर्टिब्रल कैनाल इज़ इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन है उसके लिए मेनिंजेस हैं, 3 लेयर्स होती हैं उसकी। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, और कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं पिया मैटर की, विच आर डेंटिकुलेट लिगामेंट्स एंड फाइलम टर्मिनल। डेंटिकुलेट लिगामेंट्स के लिए ये वाली डायग्राम है। इसमें डेंटिकुलेट लिगामेंट्स यहाँ पर्पल कलर से शो हुए हैं। डेंटिकुलेट लिगामेंट्स टूथ लाइक एक्सटेंशंस होते हैं इनर मोस्ट मेनिंजियल लेयर के, एंड ये जाके अटैच जाते हैं एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर पे। अराउंड 21 पेयर्स होते हैं इनके, और इस तरह से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो मेनिंजेस के अंदर भी तो उनको अटैचमेंट चाहिए ना, वरना वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर फीली तो सस्पेंड नहीं कर सकती, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। उसके लिए हमारे पास ये डेंटिकुलेट लिगामेंट्स होते हैं। एंड लास्ट पे वी ऑल नो अबाउट फाइलम टर्मिनली, जो पिया मैटर एंड पे उसकी प्रोलॉन्गेशन होती है जिसको हम फाइलम टर्मिनली कहते हैं, एंड वो जाकर फिर डॉर्सल सरफेस ऑफ सेक्रम के ऊपर, डॉर्सल सरफेस ऑफ कॉक्सिक्स के ऊपर अटैच हो जाती है। अब ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सिग्निफिकेंस आगे भी आने वाली है, बट इसमें आप क्लियरली जो मैंने बातें बताई हैं उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। नाउ वी नो सेगमेंटल अरेंजमेंट होती है हमारे पास। डॉर्सल रूट सेंसरी होता है, इंटीरियर रूट मोटर होता है। यहाँ पर जो हमारे दोनों रूट्स हैं इंटरवर्टिबल फोरामिना में मिलके स्पाइनल नर्व बना देते हैं, देन जो बाहर आ जाती है। इसके अलावा आपने रूटलेट्स भी पढ़े होंगे। बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ से 5 to 6 रूटलेट्स राइज होते हैं। रूटलेट्स मिलकर ये एक रूट बना रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा है, एंटीरियर रूट या पोस्टीरियर रूट। ये रूटलेट से बना हुआ है, देन रूट्स जो हैं वो मिलके बना रहे हैं स्पाइनल नर्व। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है वो वर्टिब्रल कॉलम से कम है। वर्टिब्रल कॉलम की जो लेंथ होती है अराउंड 65 सेंटीमीटर होती है, जबकि वर्टिब्रल कॉलम की मेल्स के अंदर बात करें तो 45 सेंटीमीटर, यानी वो ऊपर ख़त्म हो जाती है। इसकी सिग्निफिकेंस आएगी अभी लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैप के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड एंड कर जाती है द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 इन एडल्ट्स एंड अपर बॉर्डर ऑफ L3 इन द चिल्ड्रन, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट MCQ। अब सब एरेक्नॉइड स्पेस विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम ये वाली डायग्राम देख सकते हैं। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो एंड हो गई यहाँ पे कोनस मेडुलैरिस के पॉइंट पर, लेकिन जो यहाँ पे हमें ब्लू कलर से शो किया हुआ है ना, ये हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस, उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नीचे भी कंटिन्यू कर रहा है और ये जाके एंड होते हैं S2 के लेवल पे। S2 के लेवल पे सब एरेक्नॉइड स्पेस, एरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर, ये तीनों यहाँ पे एंड हो रहे होते हैं। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, इसलिए अगर हमने लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैप करना हो, ये एक प्रोसीजर है। इसमें हम नीडल इंसर्ट करते हैं इनटू दिस स्पेस और यहाँ से हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, या फिर अगर एक्सेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है तो उसको ड्रेन करने के लिए। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज नहीं होती। यूजुअली L2 और L3 के लेवल पर हम लंबर टैप या स्पाइनल पंक्चर जो है वो कर रहे होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कॉर्डा इक्वाइना। हमारे पास जब स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही होती है यहाँ पे, अब स्पाइनल कॉर्ड तो ऊपर एंड हो गई, बट नर्व्स ने तो अपने रिस्पेक्टिव इंटरवर्टिबल फोरामिना से बाहर आना है, इसलिए जो ऊपर से नर्व्स हैं उनका ऑलमोस्ट वर्टिकल कोर्स होते हैं डाउनवर्ड, एंड ये हम देख सकते हैं कि फाइलम टर्मिनली की साइड्स पर अरेंज्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं। कॉर्डा फॉर टेल, इक्वाइना फॉर हॉर्स, तो एक हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जहाँ जब ये ओरिजिनेट कर रहा था यहाँ पे 40 नर्व रूटलेट्स होती हैं। 40 नर्व रूट्स होती हैं, 20 एंटीरियर की, 20 पोस्टीरियर की, 10 ऑन राइट साइड, 10 ऑन लेफ़्ट साइड। क्योंकि ये हमारे पास L2 से लेकर फर्स्ट कॉक्सिक्स तक के जो जितने भी नर्व रूट्स हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले, वो आ रहे होते हैं कॉर्डा इक्वाइना के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लीजन्स ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट्स। लीजन्स को समझने से पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डायग्राम ये वाली है। अब इसमें आपको अलग अलग कलर से मेनिंजेस की लेयर्स नज़र आ रही हैं, ग्रीन है, रेड है एंड ब्लू है। अगर आप गौर करें तो जितनी मेनिंजियल लेयर्स हैं उन्होंने रूट्स को कवर किया हुआ है, बट स्पाइनल नर्व को कवर नहीं किया हुआ। वो फ्यूज़ कर जाती हैं एपिन्यूरियम ऑफ द स्पाइनल नर्व के साथ, इसलिए जो स्पाइनल नर्व है उसके ऊपर जस्ट एपिन्यूरियम इसके आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जबकि जो नर्व रूट थी एंटीरियर और पोस्टीरियर उसके ऊपर तीनों मेनिंजेस की भी लेयर्स थी।
इसका मतलब ये है कि अगर मेनिंजाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है मेनिंजिस की, तो उसके अंदर हमारे नर्व रूट्स भी इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट है कॉजेज़। सबसे पहला कॉज मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस हमारे पास सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस हो सकता है ड्यू टू सिफिलिस। सिफिलिस सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेनिंजिस की। इसके अलावा पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, पायो मीन्स पस, तो पस कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और कंडीशंस हैं, टीबी टॉर्सालिस और हर्पीज ज़ॉस्टर, जिसको शिंगल्स भी बोलते हैं। इन दोनों कंडीशन में जो पोस्टीरियर रूट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, एंटीरियर नहीं होते, जस्ट पोस्टीरियर होते हैं और सेंसरी लॉस होता है। तो ये कुछ इन्फेक्शियस कॉजेज़ होते हैं जिनके अंदर हमारे रूट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एंटीरियर वाले जो हैं वो मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व होते हैं, और पोस्टीरियर वाले ऑलमोस्ट सब इन्फेक्शियस केसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंप्रेसिव या इरिटेटिव कॉजेज़ भी हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ ट्यूमर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वी नो ट्यूमर इज़ एबनॉर्मल सेल डिवीजन। जब सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करेंगे तो वो स्ट्रक्चर इनलार्ज करेगा, बट स्पेस लिमिटेड है, इसलिए जब इनलार्जमेंट होगी वर्टिब्रल बोन की या उस स्ट्रक्चर की, तो वो हमारी स्पाइनल नर्व को कंप्रेस कर सकता है। इसके अलावा अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फॉर एग्जांपल सबएरेक्नॉइड हेमरेज से ब्लड आ गया, तो वो डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे जो रूट्स हैं, पोस्टीरियर रूट या एंटीरियर रूट, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो कोई भी एबनॉर्मल सब्सटेंस होगा वो उसको इरिटेट कर सकता है और हमारे पास एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हर्निएशन हो जाए, अब ये वाली जो डायग्राम है इसमें एक वर्टिब्री ऊपर है, एक नीचे है, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है। यू कैन क्लियरली सी कि अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हर्निएशन होती है तो कितना क्लोजली प्रेजेंट है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के साथ, और ये ईजिली कॉम्प्रेस कर सकती है इसको, और हमारी स्पाइनल नर्व भी ईजिली कॉम्प्रेस हो सकती है। देन अगेन ट्यूमर के बारे में बताया हुआ है, ट्यूमर प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी ये कि वो ओरिजिनेट ही वर्टिब्रल बॉडी में कर रहा था, सेकेंडरी ये कि वो था तो कहीं और, बट वो मेटास्टेसिस के थ्रू यहाँ वर्टिब्रल बोन में आ गया हुआ है और यहाँ पे उसने इन वर्टिब्रल बोन्स को अफेक्ट किया है। इसके अलावा वर्टिब्रल डिस्ट्रक्शन हो सकती है अगेन ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से, या फ्रैक्चर भी हो सकता है, फॉल फ्रॉम अ हाइट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, किसी भी वजह से फ्रैक्चर हो गया। इसके अलावा स्फीयर स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस में हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एस शेप्ड हो जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। अब एस शिफ्ट होने की वजह से जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं या तो वो कंप्रेस हो जाएंगी या स्ट्रेच हो जाएंगी, इन आइदर केस डैमेज होंगी। तो ये थे कॉजेज़। नेक्स्ट आर द इफ़ेक्ट्स। वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो पोस्टीरियर रूट होता है वो सेंसरी होता है और जो एंटीरियर रूट होता है वो मोटर है। तो जब पोस्टीरियर रूट डैमेज होगा तो हमारे पास पेन होगी इन दैट एरिया ऑफ द स्किन जिसको वो नर्व सप्लाई कर रही थी, और एसोसिएटेड मसल में भी, क्योंकि मसल्स को भी सेंसरी सप्लाई जाती है अलॉन्ग विद मोटर सप्लाई, मोटर एंटीरियर से और सेंसरी पोस्टीरियर से। जब इसके अलावा पेन तो होगी, जब वर्टिब्रल कॉलम का वो वाला सेगमेंट में मूवमेंट होगी देन वो पेन की सेंसेशंस और इंक्रीज़ हो जाएंगी और पेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कफिंग और स्नीजिंग से भी, क्योंकि जब कफिंग और स्नीजिंग होती है तो प्रेशर विद इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंक्रीज़ करता है, और इंक्रीज प्रेशर अगेन कॉम्प्रेस करता है और पेन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा कुछ सेंसरी चेंजेस भी आएंगे। इनिशियली हाइपरएल्जीसिया या हाइपरेस्थीसिया। हाइपरेस्थीसिया कहते हैं इंक्रीज सेंसिटिविटी टू एनी जनरल सेंसेशन, टच, पेन, टेम्परेचर। हाइपरएल्जीसिया थोड़ा स्पेसिफिक है कि इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन हो जाती है। बाद में जब अभी शुरू में पार्शियल डैमेज था, जब नर्व पूरी डैमेज हो जाती है ना तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। जब पार्शियल डैमेज थी तब पेन थी और हाइपरएल्जीसिया था, जब कंप्लीट डैमेज हो जाता है देन लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। उसके बाद एंटीरियर मोटर रूट है। अब जो एंटीरियर मोटर रूट डैमेज होगा तो पैरालिसिस होगा उन मसल्स का जिनको वो सप्लाई करी थी। अगर एक मसल है उसको सिर्फ वही नर्व सप्लाई करी थी तो उस मसल का कंप्लीट पैरालिसिस होगा। अगर उसको दो करी थी और एक डैमेज हुई है तो पार्शियल। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, जिसको अल्नर और मीडियन नर्व दोनों सप्लाई करी थी, जैसे हाइब्रिड मसल। तो अगर अल्नर नर्व डैमेज हो गई है स्टिल उसका लैटरल हाफ तो वर्क कर सकते हैं क्योंकि उसको मीडियन नर्व सप्लाई करी थी, तो इस केस में पार्शियल पैरालिसिस होगा। इसके अलावा एडिशनल इफेक्ट्स में हमारे पास फेसिकुलेशंस और मसल एट्रोफी। जब भी मसल की नर्व सप्लाई कट ऑफ होती है ना और मसल को इम्पल्सिस नहीं आ रही होती उसकी एट्रोफी होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती वो एट्रोफिड हो जाती है, और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो उसकी हाइपरट्रॉफी होती है। अब इस केस में उसको इम्पल्सिस नहीं आ रही तो ग्रेजुअली उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा फेसिकुलेशंस होंगी। फेसिकुलेशंस का मतलब है कि सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस, और ये जो सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी ये डिस्टर्ब्ड इम्पल्सिस की वजह से होंगी क्योंकि हमारे जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असेंडिंग ट्रैक्ट की लेमिनेशन। हमारे पास जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं वाइट कॉलम में, अब हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम होता है, एंटीरियर वाइट कॉलम होता है और लैटरल वाइट कॉलम होता है। एंटीरियर और लैटरल वाइट कॉलम में अलग पैटर्न है और पोस्टीरियर वाइट कॉलम में अलग पैटर्न होता है।
और इस लैमिनेशन का रीज़न होता है डिकसेशन ऑफ फाइबर्स। अब जब हम एंटीरियर या लैटरल, लेट्स से हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को देख लेते हैं। अब फाइबर्स आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं, देन वो डिकसेट करते हैं, ऑपोजिट साइड पे जाते हैं एंड असेंड करते हैं। अब जब ये असेंड करते हैं, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होते हैं, कॉक्सिक्स और सेक्रल सेगमेंट, देन ऊपर लंबर, थोरेसिक एंड देन सर्वाइकल। तो जो हमारे पास सबसे पहले आए थे यानी सेक्रल वाले, वो लैटरली होंगे, जो उसके ऊपर है थोरेसिक वाले वो उसके मीडियल पे ऐड हो जाएंगे, देन जो सर्वाइकल आएंगे वो उसके मीडियल पे। तो इस तरह करके लैमिनेशन का पैटर्न बन जाएगा, एंटीरियर में भी और लैटरल में भी। जो पोस्टीरियर है उसमें हमारे पास अलग होगा, क्योंकि पोस्टीरियर में फाइबर्स एंटर होते साथ डिकसेट नहीं कर रहे, वो सीधा असेंड कर रहे हैं इप्सी लैटरली ऑन द सेम साइड। इसकी वजह से जो सेक्रल फाइबर्स होंगे वो मीडियली होंगे, क्योंकि वो सेम रहे, देन साइड से लंबर वाले आके असेंड करने लग गए लैटरली, थोरेसिक वाले आए वो असेंड करने लग गए, सर्वाइकल वाले आए वो असेंड करने लग गए। तो लैमिनेशन का पैटर्न यहाँ ये बनता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर पड़े, लेट्स से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड पे एंट्रोलैटरल साइड से प्रेशर पड़ रहा है, तो अब लैटरली कौन से फाइबर्स से सेक्रल सेगमेंट्स आने वाले, तो इसलिए जो सबसे पहले सिम्टम्स आएंगे वो उन एरियाज़ में अपीयर होंगे जिनको सेक्रल सेगमेंट सप्लाई कर रहे थे। एंड लेटर जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा फाइबर्स इन्वॉल्व करेगी, देन बाकी एरियाज़ में भी अपीयर होगी। इसके लिए भी ये वाली डायग्राम देख सकते हैं आप। एंट्रोलैटरल में और पोस्टीरियर में लैमिनेशन का पैटर्न डिफरेंट है, और रीज़न इज़ डिकसेशन ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट इज़ असेंडिंग ट्रैक्ट इंजरीज। अब इंजरी में ना जो भी ट्रैक्ट इंजर होगा उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा। अब लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस को कैरी कर रहा होता है। वी कैन रिमेंबर इट फ्रॉम द निमोनिक PT, पेन एंड टेम्परेचर। पेन टेम्परेचर सेंसेशन ये कैरी कर रहे हैं। अगर इसका लीजन होगा तो कॉन्ट्रा लैटरल साइड पर पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस खत्म हो जाएंगी बिलो द लेवल ऑफ लीजन, क्योंकि जो लीजन से ऊपर वाले होंगे वो तो एंटर कर रहे हैं ना, क्योंकि असेंडिंग ट्रैक्ट है, तो नीचे वालों की सप्लाई कट ऑफ हुई है, इसलिए बिलो द लेवल ऑफ लीजन एंड कॉन्ट्रालैटरल साइड। क्योंकि फाइबर्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड में आके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से साइनैप्स करते हैं, वो डिकसेट करते हैं, इस वजह से कॉन्ट्रालैटरल साइड पे होगा, बिलो द लेवल ऑफ लीजन होगा। और सेंसेशन कौन सी जाएंगी इस केस में? पेन और टेम्परेचर की। हम चेक भी कर सकते हैं, पेन नहीं, अगर आप पिन प्रिक करते हैं उसको पेन नहीं होगा। आप कोई हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट टच करते हैं, पेशेंट को कोई पेन फील नहीं होगी। इसके अलावा इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इंटीरियर कैरी कर रहा होता है लाइट टच या क्रूड टच और साथ में प्रेशर की सेंसेशंस को। इसमें अगेन डिकसेशन हुई थी, इसलिए कॉन्ट्रालैटरल साइड पर ये दोनों सेंसेशन चली जाएंगी एंड बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव टच इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेटिव टच होता है वो फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटिस लेके जाते हैं, जो अभी इससे नेक्स्ट में ही है। अब फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटिस ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम में होते हैं। इनको हम डॉर्सल लेमिनिस्कस सिस्टम भी बोलते हैं, डॉर्सल मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। ये कैरी कर रहे होते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, डिस्क्रिमिनेटिव टच एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अगर इनका लीन होना ना तो इप्सी लैटरल साइड पे लॉस होना है, क्योंकि हमने जब लेमिनेशन देखी थी हमने तब भी जिक्र किया था कि इप्सी लैटरली होते, क्योंकि ये एंटर होते साइड डिकसेट नहीं किया था इन्होंने, ये सीधा ही असेंड कर रहे थे ऊपर की तरफ, इसलिए इप्सिलैटरल लॉस होगा पोजीशन, वाइब्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन का। एंड अगेन बिलो द लेवल ऑफ लीजन है, क्योंकि असेंडिंग ट्रैक्ट है, इसलिए बिलो द लेवल ऑफ लीजन। क्लिनिकल साइन क्या होंगे? प्रोप्रियोसेप्शन चली गई है, इसलिए पेशेंट लिम्ब पोजीशन डिटेक्ट नहीं कर सकता। देख के तो ऑब्वियसली उसको पता लग सकता है, लेकिन हमें नॉर्मली भी तो पता होता है ना कि हमारे बाजू कहाँ पे पड़े हुए, उसको नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे, जब तक वो देख ना ले, खुद से वो फील नहीं कर सकता। उसकी मूवमेंट्स डिस्टर्ब होंगी पुअर मसल कंट्रोल की वजह से। नाउ यू माइट थिंक कि मसल को तो एंटीरियर या वेंट्रल मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो मसल से इनपुट आ रही थी, मसल की सेंसरी सप्लाई आ रही थी हमारे पास, हमें कॉन्शियसनेस में उसकी पोजीशन पता चल रही थी, अब वो सेंसेशन चलेगी, इसलिए मूवमेंट्स जर्की और एटैक्सिक हो जाती हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस, अगर हम ट्यूनिक फोक वाइब्रेट करके उसको टच कराएंगे तो उसको फील नहीं होगी उसकी वाइब्रेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इम्पेयर्ड होगी, अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स टच करेंगे वो फील नहीं कर सकता। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एक और बात ये है कि इसकी सेंसिटिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिपेंडिंग ऑन द बॉडी पार्ट। अब हमारी जो फिंगर टिप्स होती है ना वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और यहाँ पे अगर एक पॉइंट 3 to 4 मिलीमीटर अपार्ट है ना, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बैक है ना तो वहाँ नहीं कर सकते। उसके लिए मिनिमम ये है कि 65 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा दूर हो तब हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बैक होती है उस पर रिसेप्टर्स कम होते हैं, फिंगर टिप्स पे सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, सोमैटिक एंड विसरल पेन। सोमैटिक पेन, सोमा मीन्स बॉडी, वी ऑल नो। अब सोमैटिक पेन वो है जो अराइज करी है फ्रॉम बॉडी वॉल, स्किन, मसल, जॉइंट्स, बोन्स, इनसे जो आ रही है ना वो सोमैटिक पेन है। और इसके लिए, इसके डिटेक्शन के लिए हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स एंड नोसिसेप्टर्स होते हैं।
अब हमें पता है कि एक फ़ास्ट पेन और स्लो पेन होती है। फ़ास्ट पेन हमेशा स्किन और सुपरफिशियल टिश्यू से आती है, जबकि जो स्लो पेन होती है वो कहीं से भी आ सकती है। वो विसरा से भी आ सकती है, वो हमारे स्किन के सरफेस से भी आ सकती है, वो डीपर टिश्यू से भी आ सकती है, सुपरफिशियल से भी। तो स्किन के केस में या सोमैटिक पेन के केस में जो फास्ट पेन होगी ना, उसको कैरी करते हैं ए डेल्टा फाइबर्स, और जो स्लो पेन होती है उसको कैरी कर रहे होते हैं टाइप सी फाइबर्स। और फास्ट पेन वी नो शार्प, प्रिकिंग और एक्यूट होती है, और जो स्लो पेन होती है वो डल, बर्निंग, एकिंग, नोजिएटिंग, थ्रॉबिंग, क्रोनिक, इस टाइप की होती है। नेक्स्ट इज़ विस्टरल पेन। विस्टरल पेन जो विसरास से आ रही है, यानी हार्ट से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक से या यूरिनरी ब्लैडर से, किसी भी ऑर्गन से आ रही है, विसरा से आ रही है, वो विस्टरल पेन है। इसके लिए ना हमारे पास स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स, बेरो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स और स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इनके केस में जो स्टिमुलस हो सकते हैं ना, वो इस्कीमिया हो सकता है, डिस्टेंशन, ओवर स्ट्रेचिंग या केमिकल इरिटेशन, इवन हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, पीएच चेंज हो गई। तो ये सारी चीज़ों को रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब हमने जो दूसरी पेन थी सोमैटिक पेन, उसका पाथवे तो हमें पता है कि एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू वो जारी होती है। तो विसरल पेन कैसे जारी होती है? विसरल पेन के लिए हमारे पास विसरल एफरेंट फाइबर्स होते हैं। एफरेंट जो विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे हैं और विसरा से जा रहे हैं, इसलिए विसरल एफरेंट फाइबर्स हैं। जो विसरल एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो कंपनाई करते हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स को, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, क्योंकि उनकी भी सप्लाई आ रही होती है विसरास को। अब हमें पता है सिंपैथेटिक कहाँ से आती है, थ्रैकोलम्बर से, और पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियोसैक्रल होती है। तो इस तरह से इन्हीं को कंपनाई करते हुए कि जा रही होती है स्पाइनल कॉर्ड में, विद इन दैट सेगमेंट जहाँ से हमारे पास लेट से सिंपैथेटिक आ रही थी, थ्रैकोलम्बर थी। तो अगर ये T1 में जा रही है, तो जो एरिया ऑफ स्किन को T1 सप्लाई करेगा ना, वहाँ पे रेफर्ड पेन भी हो सकती है। उसका भी एक कॉज ये होता है। स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने के बाद तो इसका पाथ सेम है जैसे एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का था इन द केस ऑफ फास्ट पेन, स्लो पेन, जो हमारे सोमैटिक पेन थी इन्हीं के। इसका भी वही होता है जब भी स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर जाती है, बट एंटर करने से पहले का इसका थोड़ा अलग है कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला पाथ होता है ना, उसके साथ आ रही होती है। अब क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ आ रही होती है, इसलिए ये उनको भी अफेक्ट करती है, और हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है उसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, इंक्रीज सलाइवेशन, टेकीकार्डिया, स्वेटिंग हो रही होती है। टेकीकार्डिया, स्वेटिंग तब होगी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जा रही होंगी इम्पल्सेस। वॉमिटिंग कब हो सकती है? अगर इम्पल्सेस एंटर करी थी ब्रेन स्टेम में, मेड्यूला के लेवल पे, क्योंकि वहाँ हमारा कीमोटेक्टिक सेंटर होता है जो वॉमिटिंग करवा सकता है या नोज़िया करवा सकता है। इसके अलावा अगर वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को कंपनाई करी थी तो इंक्रीज सलाइवेशन होगी। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ पेन। हमारे पास एक्यूट पेन होती है, क्रोनिक पेन होती है। अगर पेन की ड्यूरेशन लेस दैन 3 मंथ्स है ना, तो वो एक्यूट पेन है, यानी कि अगर किसी को नाइफ से कट आ गया तो वो एक्यूट पेन है, क्रोनिक नहीं है। क्रोनिक है फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस। आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स की पेन मोर देन 3 to 6 मंथ्स चलती रहती है लाइफ टाइम, जब तक वो ट्रीट नहीं करते या या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं ले लेते, तब तक उनकी चलती रहती है इन्फ्लेमेशन। तो इस केस में एक्यूट पेन में ड्यूरेशन लेस दैन 3 मंथ्स है, और क्रोनिक के केस में मोर देन 3 मंथ्स या 3 to 6 मंथ्स होती है। एक्यूट पेन की ट्रीटमेंट में हम सैलिसाइलेट्स ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन, जो सबको पता है कि क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम कर देती है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं तो वो फ्री नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट नहीं करेगा, और पेन कैरी होके आगे जाएगी नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोकेन। ये क्या करते हैं कि नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, पेरिफेरल नर्व्स, जिससे सिग्नल नहीं जाते। सैलिसाइलेट्स ने क्या किया था कि उन्होंने रिसेप्टर को स्टिमुलेट ही नहीं होने दिया था। लोकल एनेस्थेटिक्स के केस में नर्व कंडक्शन होती है, बट इन्होंने उस नर्व कंडक्शन को ब्लॉक किया है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं जैसे कि मॉर्फिन और कोडीन, ये एक्ट करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स पे। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी स्टिमुलेशन आ रही है ना, फॉर एग्जांपल सेंसेशन आ रही है पेन की, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करती है डॉर्सल रूट गैंग्लियन से, जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ साइनैप्स करती है, देन इम्पल्सेस ऊपर जाती हैं थैलेमस में। अब होता है क्या कि हमारे पास ब्रेन एनाल्जेसिया सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि जो ब्रेन के ऊपर वाले एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ से कुछ फाइबर्स नीचे आते हैं, और जो ये आपको ब्लू वाला फाइबर नज़र आ रहा है ना, यानी सेंट्रल प्रोसेस ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इसके ऊपर ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। वो यहाँ पे आते हैं, वो ब्रेन रिलीज़ कर रहा होता है बेसिकली पेन की सेंसेशन को कम करने के लिए, नेचुरल सिस्टम होता है। तो वो आते हैं यहाँ पे ओपियोइड रिसेप्टर्स पे ना, वो एंडोर्फिन रिलीज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो फाइबर है ना, ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज़ कर सकता। अगर तो फास्ट पेन वाला फाइबर हुआ तो वो ग्लूटामेट नहीं रिलीज़ कर सकता, अगर वो स्लो पेन वाला हुआ तो वो सब्सटेंस पी रिलीज़ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पेन आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, और पेन की सेंसेशन इस फाइबर के थ्रू तो नहीं जा रही है आगे। आर्टिफिशियली हम जो लोग ड्रग्स लेते हैं या पेन किलर्स लेते हैं, अगर लेट से
कोई कोडीन या मॉर्फिन ले रहा है तो वो भी ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं। वो यहाँ तो ओपियोइड रिसेप्टर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन पे एक्ट करते हैं, या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं, उनके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी सेम यही बात लिखी हुई है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिकली कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी में ये जा रहे होते हैं, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। और लोकली भी कर सकते हैं हम इनटू पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न या फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस में लॉन्ग टर्म कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कैंसर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है पेशेंट को, तो उसकी ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये वाले जो ट्रीटमेंट है ये नॉन इन्वेजिव थे। क्रोनिक पेन है, क्रोनिक पेन में हमारे पास एक्यूपंक्चर या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, या फिर प्लेसिबो इफेक्ट भी है। प्लेसिबो इफेक्ट में ये होता है कि अगर पेशेंट को हम कोई भी लेट से कोई कैंडी भी दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि पेन किलर है, तो उसका ब्रेन यही परसीव करता है कि मुझे पेन में रिलीफ मिलेगा, तो वो नेचुरली एंडोर्फिन्स रिलीज़ कर देते हैं और पेन इनहिबिशन हो जाती है, सेम उसी ब्रेन एनर्जी से सिस्टम वाले तरीके से। एक्यूपंक्चर और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी यूज़ किए जाते हैं फॉर रिलीविंग द क्रोनिक पेन। इसके अलावा राइजोटमी एंड कोर्डोटमी है। राइजोटमी और कोर्डोटमी हम लोग यूजुअली नहीं कर रहे होते। राइजोटमी या कोर्डोटमी हम लोग तब कर रहे होते हैं उन पेशेंट्स में जिनको टर्मिनल कैंसर होता है। टर्मिनल कैंसर मींस एंड स्टेज कैंसर है अगर किसी को, तो उसमें ये होता है कि पेशेंट के बचने के चांसेस वैसे ही कम होते हैं, तो फिर हम उसमें ये वाला मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि दूसरी नॉर्मल सेंसेशंस जो हैं उनका भी लॉस हो जाता है। तो इसलिए अब कैंसर के पेशेंट में वो वैसे भी उसकी यही है कि जो बचने के चांसेस तो नेग्लिजिबल है, तो एटलीस्ट जितनी भी ज़िंदगी बची है उसमें तो उसको पेन ना हो, तो उसमें हम राइजोटमी या कोर्डोटमी करते हैं। राइजोटमी होती है कि आप पोस्टीरियर डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व को कट कर देते हैं। जब वो रूट कट हो जाता है तो लेट से पेन वाला पाथवे था, आपने उसको कट कर दिया, तो बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक पेन की सेंसेशन नहीं जा पाएगी, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कॉन्शियसनेस तक भी नहीं पहुंचती, और इसलिए पेशेंट को जो पेन है वो फील नहीं हो रही होती। इसके अलावा कोर्डोटमी है। आपने डिफरेंस रखना है कोर्डोटमी और कोर्डेक्टमी का। कोर्डोटमी में ये होता है कि हम कोई एक ट्रैक्ट कट करते हैं। कोर्डेक्टमी ये होता है कि पूरी कॉर्ड ही कट हो गई है एक पूरे पॉइंट पे। कोर्डोटमी करते हैं उसमें हम एक ट्रैक्ट कट करते हैं, फॉर एग्जांपल लैटरल में एक ट्रैक्ट कट करें ताकि पेन से रिलीफ मिल सके पर्सन को। तो लैटरल ट्रैक्ट पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस को कैरी कर रहा होता है, तो ये वाली ब्रेन तक नहीं जा पाएंगी और इसलिए ब्रेन फील भी नहीं कर पाएगा और ऐसे लगेगा जैसे पेन हो ही नहीं रही, ऑल्दो हो रही होगी लेकिन फील नहीं हो पा रही होगी। अब जब भी कोर्डोटमी या राइजोटमी करनी होती है तो उसके लिए एनाटॉमिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेन को लैटरल ट्रैक्ट के फाइबर्स इनके फाइबर्स के थ्रू जारी होती है, तो यहाँ से जो फाइबर्स है, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था वो सब्सटेंशिया जेलिनोजा में आता है। यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स वो 3 to 4 सेगमेंट्स असेंड करते हैं एंड देन वो ट्रैक का पार्ट बनते हैं, यानी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर डिकसेट करते हैं, कॉन्ट्रालैटरल साइड पे जाते हैं, 3 to 4 सेगमेंट असेंड करते हैं एंड देन वो ट्रैक का पार्ट बनते हैं। तो ट्रैक को अगर कट करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा कोर्डोटमी 2 टाइप्स की हो सकती है, थोरेसिक या सर्वाइकल, डिपेंडिंग ऑन द रीजन जहाँ पे पेन है। अगर पेन लोअर एब्डोमेन या पेल्विस से आ रही है तो हम थोरेसिक रीजन में करते हैं, क्योंकि उससे नीचे का सारे एरिया की सेंसरी सप्लाई चली जाएगी। और सर्वाइकल रीजन में करते हैं अगर पेन नेक में या थॉरेक्स में हो रही है तो।